पॉइंट आप यह कह सकते हैं बेरोजगारी उन्मूलन। और एक पॉइंट और भी है कि कृषि पर निर्भरता में कमी। अब ये दोनों पॉइंट आप अलग अलग भी कर सकते हैं। कृषि का आधुनिकीकरण तो आपको समझ में आ रहा है। विनिर्माण उद्योग से हमको बहुत आधुनिक मशीनें मिलती हैं जिसका इस्तेमाल किसान करते हैं, जिससे खेती आधुनिक होती है। मॉडर्न तरीके का फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड ये सब यूज होता है। तो ये पहला बात हो गया कृषि का आधुनिकीकरण। दूसरा बात हो जाएगा कि कृषि पर निर्भरता में कमी। अब इसका मतलब क्या है कि पहले बहुत लोग खेती करते थे, लेकिन जब से उद्योग आ गया है तो कई लोग खेती छोड़ के उद्योग के काम में लग गए, तो उनका निर्भरता खेती में कम हुआ। अर्थात कृषि पर जो दबाव था, जनसंख्या का बोझ था, कृषि पर जनसंख्या के दबाव में कमी आती है ना। तो यह भी एक पॉइंट हो सकता है अलग से, सेकेंड पॉइंट। तीसरा पॉइंट जो ज्यादा अच्छा है वह यह है कि बेरोजगारी में कमी या बेरोजगारी उन्मूलन और गरीबी उन्मूलन में सहायक। आपने देखा है जो भी जिस देश में उद्योग ज्यादा रहते हैं उस देश में आर्थिक रूप से वह देश आगे बढ़ता है, तो उसकी बेरोजगारी, लोगों को बहुत सारा रोजगार मिलता है, गरीबी लोगों की कम हो सकती है इससे। तो बेरोजगारी एवं निर्धनता उन्मूलन का एक पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? विदेशी मुद्रा की प्राप्ति। अब विदेशी मुद्रा कैसे मिलती है विनिर्माण उद्योग से? सर जब आयात होगा तो उसके बाद दूसरे आयात देश। नहीं, निर्यात होने से होता है, निर्यात। निर्यात। एक्सपोर्ट जब आप करते हैं अपने देश के किसी भी सामान का, तो उस एक्सपोर्ट से जो दूसरा देश में वो जाएगा तो उससे विदेशी मुद्रा उसको बोलते हैं। आजकल डॉलर में व्यापार होता है दो देशों के बीच, तो ये विदेशी मुद्रा इससे मिलती है। इससे देश का नेशनल इनकम बढ़ता है ना। फिर कहता है कि देश के विकास में सहायक। तो कहता है कि जो देश उद्योग धंधों से मतलब युक्त है वो अधिक विकसित माने जाते हैं। तो किसी भी देश के विकास में जो है विनिर्माण उद्योग बहुत सहायक है। ठीक है। तो इस प्रकार से ये सारे पॉइंट्स आप विनिर्माण उद्योग में, मतलब यदि 5 अंक आता है तो 5 पॉइंट देना होगा। किताब में 4 दिया है, उसी 4 को आप 5 में ब्रेक कर सकते हैं। पहला पॉइंट से 2 पॉइंट निकल सकता है कि कृषि का आधुनिकीकरण, फिर कृषि पर निर्भरता में कमी, फिर नेक्स्ट हो गया बेरोजगारी और गरीबी उन्मूलन, है ना। इसमें पिछड़े क्षेत्रों का विकास भी होता है, उसी में दिया है। फिर तुम्हारा विदेशी मुद्रा की प्राप्ति देश के विकास में सहायक, है ना। इस प्रकार से यह सब विनिर्माण उद्योग का महत्व हो गया। अब एक टॉपिक आता है कृषि तथा उद्योग में संबंध। टॉपिक का नाम आप लिख लीजिए कॉपी में, है ना। किताब में इस प्रकार से नहीं रहता है कई जगह पर, लेकिन वो डिराइव होता है। कृषि तथा उद्योग में संबंध, ये एक टॉपिक का नाम हुआ। इसका अर्थ यह हुआ कि कृषि और उद्योग कैसे जुड़े हैं एक दूसरे से। तो आपको ये बताना होगा कि कृषि उद्योग को मदद करती है और उद्योग कृषि को मदद करता है। दोनों एक दूसरे को मदद करते हैं। ठीक है, बताइए तो कृषि से उद्योग को क्या मदद मिलती है? सर कृषि से जो कच्चे माल मिलते हैं उद्योग निर्भर होता है, और उद्योग से जो निर्मित वस्तुएं निकलती है वो कृषि में सहायक होती है। नहीं, कृषि मेरा क्या। प्रश्न एक ही है। मेरा एक ही प्रश्न है, कृषि से उद्योग को क्या मदद मिलती है? कच्चे कच्चे माल माल। की प्राप्ति कच्चे होती है। माल की आपूर्ति। हाँ, यही इसका मेन बात है कि बहुत सारे उद्योग जो है कच्चे माल के लिए कृषि पर डिपेंड करते हैं। जैसे कपड़ा बनाने का उद्योग, उसको जब खेती होगी तो उसको कपास मिलेगा, उस कपास से वो वस्त्र बनाएगा। चीनी उद्योग, तो अनेक उद्योग ऐसे हैं जो कि रॉ मटेरियल के लिए कृषि पर निर्भर करते हैं। तो यह हो गया मुख्य बात कि उद्योग कैसे कृषि से या कृषि पर निर्भर करता है। अब सोचना है कि कृषि उद्योग पर कैसे निर्भर है, या कृषि को उद्योग से क्या मदद मिलती है, बताइए।
उद्योग में निर्मित मशीनरी सब उद्योग जो से जो होता है और उत्पाद केमिकल मिलता है सब। सर जैव उत्पाद जो बनते हैं फर्टिलाइजर वगैरह उससे कृषि में सहायता मिलती है। हाँ हाँ, वो बायो फर्टिलाइजर तो नहीं, वो केमिकल फर्टिलाइजर है। वो उद्योग से जो बनता है वो केमिकल फर्टिलाइजर कहते हैं, उर्वरक। तो देखो, मॉडर्न एग्रीकल्चर उद्योग पर निर्भर करती है, इस बात को समझिए। पुराने जमाने की कृषि उद्योग पर निर्भर नहीं करती थी, लेकिन आधुनिक कृषि उद्योग पर निर्भर करती है। जैसे अभी कहा कि तुमने, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, कीटनाशक जिसको कहते हैं। फिर तुम्हारा सिंचाई जो खेती में आजकल होती है, तो सिंचाई का जो भी सामान है, उपकरण मतलब सिंचाई का, जैसे बोरिंग आप करते हैं या कुछ पंप, स्प्रिंकल, ये सारे सामान जो है किसी उद्योग से बनते हैं। फिर कृषि में ट्रैक्टर, थ्रेसर, ये सब जो लगता है, मशीन का इस्तेमाल किया जाता है, वह सब उद्योग द्वारा ही से मिलता है। तो उद्योग ने कृषि को मॉडर्न बनाया है। उद्योग ने कृषि को एफिशिएंट बनाया। एफिशिएंट मतलब कार्य कुशल, दक्ष बनाया है। और उद्योग के वजह से कृषि का मतलब कि कहिएगा प्रोडक्शन भी ज्यादा हुआ है, बढ़ा है। जैसे केमिकल फर्टिलाइजर, ये सबसे प्रोडक्शन बढ़ता तो जरूर है ना। सिंचाई, उद्योग के ही मशीनों से सिंचाई होती है, सिंचाई से भी प्रोडक्शन बढ़ता है। तो ये सब उद्योग के द्वारा जो है कृषि को लाभ मिला है, या कृषि बहुत आगे बढ़ गई है, प्रगति कर गई है। तो यह था तुम्हारा टॉपिक कि कृषि और उद्योग में संबंध। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, कृषि और उद्योग में कैसा संबंध है? यदि दो चीजें एक दूसरे को लाभ देती हैं तो इसको क्या बोलते हैं? कृषि और उद्योग पारस्परिक संबंध। अंतर संबंध। अंतर संबंध। अंतर मतलब हुआ एक दूसरे के बीच का संबंध। देखो, जब दोनों एक दूसरे को मदद करे तो उसको आप, एक अन्योन्याश्रय शब्द भी होता है, या फिर इंग्लिश में इसको बोलते हैं हैंड इन हैंड रिलेशन। हैंड इन हैंड, हाथों में हाथ। लेकिन आप हिंदी में यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वो इंग्लिश का फ्रेज है। फ्रेज का हूबहू मीनिंग आप कीजिएगा ट्रांसलेट, तो वह मीनिंग नहीं बैठता है ना। इंग्लिश में ऐसा बोलते हैं हैंड इन हैंड रिलेशन। और दोनों एक दूसरे को मदद करते हैं, अन्योन्याश्रय संबंध है ना। तो ये हो गया कृषि और उद्योग में संबंध। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है। औद्योगिक स्थिति। हाँ, उसके पहले ये भी दिया है ना, अर्थव्यवस्था में उद्योगों का योगदान। यस। हाँ, उसमें कोई विशेष बात नहीं है, उसमें यही लिखा है कि सरकार का एक टारगेट है कि उद्योग में बहुत हाई, मतलब बहुत तेज गति से वृद्धि हो। लेकिन उतना तेज गति से वृद्धि नहीं हो पा रही है। इसके लिए सरकार ने एक संस्था भी बनाई है, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल, है ना। तो ये सब है। औद्योगिक अवस्थिति एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। औद्योगिक अवस्थिति से आप क्या समझते हैं? पहले इसका मीनिंग आप में से कोई बता सकते हैं तो बोलिए। सर उद्योग किसी व्यवसाय स्थान पर उद्योग स्थापित करने की अवस्थाएं, क्या कंडीशन सब। बिल्कुल सही। क्योंकि उद्योग सभी जगह स्थापित नहीं होते। उद्योग किसी स्थान पर स्थापित होते हैं और किसी स्थान पर नहीं किए जा सकते। तो क्यों किसी खास स्थान पर वो स्थापित होते हैं, यह उसके कारक पर निर्भर करता है, फैक्टर्स। तो इस टॉपिक में हमें यही देखना है कि उद्योगों की अवस्थिति के फैक्टर्स क्या हैं। वो कौन से कारक हैं जिसके कारण से किसी स्थान पर कोई उद्योग लगाया जाता है। तो इसमें आप देखेंगे सबसे प्रमुख फैक्टर जो है वह है रॉ मटेरियल, कच्चा माल। यदि किसी स्थान पर उसका कच्चा माल मिलता है तो वहां पर उद्योग लगाया जाता है। इसका एग्जाम्पल है लोहा इस्पात उद्योग। लोहा इस्पात उद्योग जहां पर लोहा मिलता है और तुम्हारा अन्य खनिज भी मिलते हैं जैसे कोयला इत्यादि, तो उसके आसपास में इस उद्योग को लगाया जाता है। तो कच्चा माल एक सब बहुत ही प्रमुख कारक है जिससे कोई उद्योग को वहां स्थापित करते हैं। दूसरा कारक है श्रमिक। कोई भी उद्योगपति चाहता है कि उसको ज्यादा प्रॉफिट हो, और उद्योग चलाने के लिए उसको श्रमिक भी चाहिए।
तो वह सस्ते और कुशल श्रमिक खोजता है, दोनों चीज खोजता है वह, कि श्रमिक मेहनती हो, दक्ष हो काम करने में, है ना, काम कर सके वो, और बहुत ज्यादा महंगे श्रमिक भी ना हो। तो इस प्रकार से जहां पर श्रमिक, वैसे क्षेत्र जहां आबादी अच्छी होती है, या आजकल तो श्रमिकों का मोबिलिटी हो गया, कहीं भी उद्योग रहने से श्रमिक वहां चला जाता है। आपने देखा बिहार से लॉकडाउन में, है ना, कैसे दूसरे राज्य अपनी गाड़ियां भेज भेज करके जो है बिहार से श्रमिक मंगाते हैं, क्योंकि बिहार में सस्ते श्रमिक हैं। तो श्रमिक भी एक महत्वपूर्ण कारक है। तीसरा, पूंजी। तो पूंजी का मतलब तो पैसा हुआ, कि बहुत पैसा लगता है किसी बड़े बड़े उद्योग को लगाने में, तो उसके लिए बड़े पैमाने पर पूंजी चाहिए। बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, जैसे आपने टाटा, बिरला, अंबानी इत्यादि का नाम सुना, तो इनके पास बहुत पूंजी है। इसके अलावा सरकार भी पूंजी देती है और मार्केट से भी पूंजी मिलता है। आपको पता है बैंक से भी लोग लोन लेते हैं, है ना, और मार्केट से भी, शेयर मार्केट इत्यादि के द्वारा लोग जो है मतलब पूंजी को इकट्ठा कर सकते हैं, ऋण ले सकते हैं अनेक संस्थाओं से। तो इस प्रकार से पूंजी, क्योंकि पूंजी लगती है इसमें। एक अन्य फैक्टर है शक्ति के साधन। शक्ति के संसाधन का मतलब हुआ, कोई एनर्जी से उद्योग चलता है, उसके लिए उसको बिजली चाहिए, पावर चाहिए। कोयला से भी चलाया जाता है बहुत सारा उद्योग, स्टीम इंजन का भी प्रयोग होता है। तो शक्ति के साधन के द्वारा भी उद्योग, तो जहां पर वो शक्ति के साधन मौजूद होंगे, जैसे कोयला, या फिर आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, है ना, तो इलेक्ट्रिसिटी इत्यादि हो और अन्य शक्ति के साधन भी हो, तो फिर वहां पर उद्योग लगाया जाता है। मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कोई आदमी फैक्ट्री लगाए और वहां उसका मार्केट ही ना हो, तब तो उसको नुकसान हो जाएगा। बाजार का संबंध डिमांड से है ना, ज्यादा लोग होंगे, ज्यादा बाजार होगा, तो उसका सामान खूब बिकेगा। इसलिए मार्केट भी एक महत्वपूर्ण फैक्टर है। एक और फैक्टर दिया है, वह है नगरीकरण। नगरीकरण का मतलब हुआ कि जहां पर नगर होते हैं, वे नगर जो है उद्योग को बहुत मदद करते हैं, है ना। आप देखे होंगे उद्योग धंधा कोई गांव में नहीं लगता है, नगर के आसपास लगाया जाता है, क्योंकि नगर में बहुत सारा फैसिलिटी है। अच्छा ट्रांसपोर्ट का सुविधा होता है नगर में, बैंक भी आपको नगरों में ज्यादा होता है। उसके बाद आपको बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग जो उद्योग में चाहिए, मान लो इंजीनियर्स का जरूरत है, या कोई अन्य एमबीए किया हुआ आदमी का जरूरत है, तो वह सब लोग जो है नगर से मिल जाते हैं। वित्तीय सलाह, है ना, तो नगर इतना सारा फैसिलिटी देता है, जिसके वजह से जो है नगर के आसपास उद्योग लगाए जाते हैं। एक और बात दिया है कि कुछ उद्योग जो है वो पोर्ट के आसपास लगते हैं। पोर्ट का मतलब होता है बंदरगाह, है ना, जैसे मान लो मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। आपको पता है भारत का जो बड़ा बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है, वह मुंबई, कोलकाता और चेन्नई आज भी है ना, क्योंकि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का सुविधा प्रदान होता है वहां से। बड़े बड़े जहाजों में जो है सामान को एक देश से दूसरे देश आप ले जा सकते हैं। तो इसलिए जो है पोर्ट के आसपास भी ये स्थापित किए जाते हैं। ठीक है। एक और पॉइंट होगा सरकारी नीति। सरकारी नीति से उद्योग कैसे प्रभावित होता है, कोई बताइए। सर, सरकार द्वारा जो कुछ कार्यक्रम चलाए जाते हैं, उससे भी मतलब उन्हें पूंजी में सहायता मिलती है उद्योग को, तो उनके हाँ विकास में देखो, से। सरकार क्या है, बहुत सारा सुविधा प्रदान कर सकती है उद्योग के लिए। आप लोगों ने देखा होगा कुछ एरिया में इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप किया जाता है, वहाँ फैक्ट्री ही होता है और सरकार खुद प्रमोट करती है कि यहाँ पर फैक्ट्री लगाइए। तो सरकार वैसे क्षेत्रों में बिजली का सुविधा उपलब्ध करा देती है, पानी दे देती है, सड़क का व्यवस्था कर देती है, स्टोरेज मतलब गोडाउन का फैसिलिटी। तो सरकार अगर अनुकूल नीति बनाएगी, तो किसी स्थान पर उद्योगपति अपना उद्योग लगाएगा। कई बार सरकार यह भी कहती है कि इस क्षेत्र में आप उद्योग लगाइए और आपसे 10 साल तक कोई टैक्स नहीं लेंगे, है ना।
तो यह सब भी काम कर सकती है सरकार। तो अनुकूल सरकार की नीति से उद्योग प्रभावित होते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स आपको थे औद्योगिक अवस्थिति में। उद्योग की स्थापना को प्रभावित करने वाले कारक, उसमें ये सभी पॉइंट्स आ जाएंगे। ठीक है, तो इसके पॉइंट्स लिख लिख करके सबको एक्सप्लेन करना है। अभी मैंने समझाया है ना, उसी तरह से। अब इसमें एक और प्रश्न आता है, उद्योग और नगरों में संबंध। उद्योग और नगरों में संबंध। ठीक है, इसको हम ऐसा भी कर सकते हैं, औद्योगिकरण और नगरीकरण में संबंध। तो बताइए भाई, नगर से उद्योग को क्या लाभ है, और फिर बताइए उद्योग से नगर को क्या लाभ है। पहले तो ये बताइए उद्योग से नगर को क्या लाभ होता है। सर वहाँ जो बेरोजगार हैं, मतलब यानी कि जिनके पास कुशल है, मतलब कौशलता है कि वो काम कर सकते हैं, लेकिन फिर भी उनको जॉब नहीं मिल रहा है, तो उनको रोजगार मिलेगा। चलो, लोगों को रोजगार मिल जाता है, नगर को या नगर के लोगों को, कह सकते हैं हम ऐसा, है ना, कि लोगों को कुछ रोजगार मिल जाता है। और कुछ बताइए, उद्योग से नगर को क्या मिलता है। सर बाजार को मूल्यता प्रदान हो जाती है। मतलब मतलब सर बाजार का वैल्यू बढ़ जाता है जब उसमें मतलब बहुत सारे वस्तुओं का, मतलब बहुत सारा वस्तु आ जाता है। हाँ, देखो, अगर मैं ये कहूँ प्रश्न को थोड़ा सा दूसरी तरह से, औद्योगिकरण और नगरीकरण में संबंध कहूँ तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि वैसे आंसर कुछ वेग हो रहे हैं। नगरीकरण क्या है ये बताइए। शहरों का विकास। शहरों का विकास, ठीक है, एक प्रोसेस है जिसके द्वारा शहर जो है ग्रो करते हैं, वृद्धि करते हैं या विकसित होते हैं। तो शहर का विकास दो तरीके से होता है। एक तो जैसे जैसे शहर में आबादी बढ़ेगी तो आप कह सकते हैं कि नगरीकरण बढ़ रहा है, ज्यादा लोग शहर में रहने लगेंगे, तो यह भी नगरीकरण है। और दूसरा चीज जो फिजिकली देखने में आता है, जैसे कि बड़ा बड़ा बिल्डिंग का आ जाना, है ना, तो यह भी नगरीकरण है। जो स्ट्रक्चर या इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में दिखाई देता है, वह भी नगरीकरण है, कंक्रीट का बिल्डिंग आ जाना, और लोगों का शहरों में अधिक संख्या में रहने लगना, ये इसी यही है नगरीकरण का बात। तो कहता है उद्योग से नगरीकरण को क्या लाभ है। तो कहता है कि जहां उद्योग लगा दीजिए आप, तो वहां धीरे धीरे नगरीकरण जो है स्टार्ट हो जाता है और बड़े बड़े नगर बन जाते हैं। कई बार ऐसा भी हुआ कि किसी व्यक्ति ने कहीं एक जगह फैक्ट्री लगाई, वहां पहले से नगर नहीं था, लेकिन फैक्ट्री लगाई तो अपने आप फिर वहां पर नगर बन गया। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जमशेदपुर। यस। जमशेदपुर का नाम सुने होंगे आप लोग, यस सर। कुछ लोग गए भी होंगे, है ना। तो कहता है कि जमशेदपुर में कौन सा फैक्ट्री है। सर टिस्को। टिस्को, वो किस चीज का है। सर मतलब आयरन एंड स्टील का। आयरन एंड स्टील। हाँ, आयरन इंडस्ट्री है वो, आयरन और स्टील बनाती है, टाटा स्टील, आजकल उसको टाटा स्टील बोलते हैं। तो चूंकि वहां पर देखा गया कि बहुत सारा रॉ मटेरियल मिलता है, और भी वहां पर कंडीशन बहुत अच्छा था, उद्योग लगाने के लिए वहां का कंडीशन बहुत अच्छा था, इसलिए वहां पर फैक्ट्री लगाया गया आयरन स्टील का। और जब वहां फैक्ट्री लगाया गया तो पहले वहां जंगली इलाका था, लेकिन फैक्ट्री लगाने के बाद धीरे धीरे वहां पर जो है बहुत नगर, मतलब नगर बन गया और नगर का ग्रोथ होता गया, जिसको आज जमशेदपुर के नाम से जानते हैं। झारखंड का सबसे बड़ा नगर है ना। तो उद्योग लगाने से जो है नगरीकरण बढ़ता है। तो ये हो गया उद्योग द्वारा नगरीकरण को क्या मदद मिलती है। अब यदि कहे कि नगर द्वारा उद्योग को क्या सहायता मिलती है, तो बताइए।
पूंजी ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए। हाँ, पूंजी मिलती है, ये सही है। और बाजार मिलती। हम्म, श्रमिक मिलते। श्रमिक, हाँ सेवा ये भी है। सेवा तो जैसे देखो यह बैंकिंग। बात, हाँ, तो इसमें भी दोनों के बीच रिलेशन आ सकता है प्रश्न में कि औद्योगिकरण और नगरीकरण में क्या संबंध है, तो इसको भी कहेंगे दोनों एक दूसरे को मदद करता है। इंग्लिश में क्या कहते हैं? हैंड इन हैंड रिलेशन। हैंड इन हैंड। तुम लोग चाहो तो डिक्शनरी में देखना हैंड इन हैंड का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो ये हो गया उद्योग द्वारा नगर को मदद और नगर द्वारा उद्योग को मदद। इसमें एक बात याद रखिएगा, यदि नगर द्वारा उद्योग को मदद देता है तो अधिक मार्क्स का क्वेश्चन भी हो सकता है, 3 या 5 मार्क्स का, क्योंकि नगर द्वारा उद्योग को बहुत सारी मदद मिलती है। बाजार, अनेक प्रकार की सेवाएं, श्रमिक, परिवहन, वित्तीय सलाह, इन सबको आप अलग अलग पॉइंट्स बना इंफ्रास्ट्रक्चर। सकते हैं, है ना। समूहन बचत का लाभ, और जो नगर समुद्र के किनारे होते हैं वो आयात निर्यात का भी सुविधा प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार से अलग से भी अगर प्रश्न आता है कि नगरों ने उद्योगों को कैसे प्रभावित किया है या मदद किया है, तो आप ये सारी बातें लिख सकते हैं कि नगर से कैसे कैसे उद्योग जो है प्रभावित होता है। अब देखिए इसके बाद क्या है। क्या है इसके बाद? उद्योगों का वर्गीकरण, आदर्श स्थिति वाला है कैसे? अच्छा, आदर्श स्थिति का तो देखो, वैसे तो कुछ डायग्राम दिया हुआ है कि उद्योग और बाजार में क्या संबंध होता है, तो वह सब तो देख लेंगे। हाँ, आदर्श अवस्थिति में एक चीज बता दें, चित्र, मतलब उसी पैराग्राफ में जहां आदर्श स्थिति तुमने देखा, उसी पैराग्राफ में ऊपर में क्या लिखा है, देखो सेम पैराग्राफ में। किसी किसी उद्योग की अवस्थिति का निर्धारण उसके उद्योग के उत्पादन लागत से निर्धारित होता है। हाँ, ये 1 मार्क्स में कभी कभी आता है प्रश्न कि किस बात से किसी उद्योग की अवस्थिति का निर्माण होता है। ऐसे तो बहुत सारा कारक है, लेकिन मिला जुला के सबसे प्रमुख बात यही है कि जहां पर उसको उद्योग लगाने से खर्चा कम लगेगा और फायदा ज्यादा होगा। न्यूनतम उत्पादक लागत को कहते हैं प्रोडक्शन का कॉस्ट का कम हो जाना। हालांकि मैं आपको बता दूं, इससे भी अधिक महत्वपूर्ण है कि प्रॉफिट कहां पर लगाने से ज्यादा होगा, लेकिन आपके बुक में चूंकि यह बात दिया है न्यूनतम उत्पादन लागत, तो आप इसी को फॉलो करेंगे बुक को। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बताया गया है कि जहां पर उत्पादन करने का कॉस्ट जो है वह कम हो जाएगा, वहीं पर उद्योग जो है मुख्यतया लगाया जाता है। और यहाँ दिया है नीचे जो डायग्राम दिया है वह कैसे कैसे होता है ना। हर तरह का लागत, केवल उत्पादन का ही लागत नहीं दिया है ना, वितरण की लागत भी दे दिया है, तो सब चीज मिला करके होता है ये। अब आ जाइए नेक्स्ट टॉपिक में, उद्योगों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। एक आसान टॉपिक है यह। उद्योग का वर्गीकरण हम अलग अलग दृष्टिकोणों से करते हैं। ठीक है, तो देखिए भाई वो कौन कौन से दृष्टिकोण है जिसके आधार पर सबसे प्रमुख किस दृष्टि से उद्योग का वर्गीकरण किया जाता है। कच्चे माल की उपलब्धता। हाँ, मतलब सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, कच्चा माल कहाँ से आ रहा है। ठीक है, कच्चे माल कहाँ से आ रहे हैं उसके आधार पर उद्योग 2 प्रकार के हैं। कौन कौन सा 2 प्रकार? कृषि आधारित और लोग खनिज आधारित। हाँ, और आपको पता है कि जो उद्योग अपना रॉ मटेरियल कृषि से लेता है उसको कृषि आधारित बोलेंगे। कृषि में तुमको एक बात बता दें, वानिकी मतलब फॉरेस्ट से संबंधित चीजें या जल एक्वाकल्चर होता है ना, वह सबको भी कृषि में रख दिया जाता है। ठीक है, मान लो तुमको तालाब से या किसी चीज से कोई रॉ मटेरियल मिला, उसको तुम इस्तेमाल करते हो, तो वह भी कृषि आधारित में ही माना जाएगा।
और अन्य कोई जल संसाधन समुद्र में कोई चीज मिला, वो सब कृषि आधारित में ही आएगा। ठीक है, यदि वह मतलब कुछ मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रोडक्शन हो। उसी तरह से पशुपालन को भी कृषि में रखा जाता है, और एक्वाकल्चर को तो मैंने अभी बताया, वो भी कृषि का एक पार्ट हो सकता है। तो सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र, पटसम, रेशम, चीनी, चाय, कॉफी, यह सारे जो है कृषि आधारित उद्योग हैं। दूसरा प्रकार, खनिज आधारित। हाँ, जिसका रॉ मटेरियल जमीन के नीचे से मिलता है खनिज के रूप में, उसको खनिज आधारित बोलते हैं। जैसे लोहा, सोना, चांदी इत्यादि का उद्योग। तुम लोग, तो यही हो गया कृषि आधारित और खनिज आधारित। अब चले आइए नेक्स्ट वर्गीकरण। नेक्स्ट वर्गीकरण है प्रमुख भूमिका के आधार पर। तो प्रमुख भूमिका के आधार पर भी दो प्रकार है। कौन कौन सा? आधारभूत उद्योग और उपभोक्ता उद्योग। हाँ, तो आधारभूत उद्योग वैसा उद्योग होता है जिसका प्रोडक्ट हम लोग डायरेक्ट यूज नहीं करते हैं, अर्थात वे उद्योग जिन पर अन्य उद्योग डिपेंड करते हैं, उसको कहेंगे आधारभूत उद्योग। जैसे लोहा इस्पात, कोई कंपनी लोहा बनाती है या इस्पात बनाती है, उस इस्पात को कोई अन्य कंपनी खरीद लेती है। ठीक है, तो केमिकल उद्योग है ना, लोहा इस्पात उद्योग, केमिकल उद्योग, एल्युमिनियम उद्योग, इस तरह से यह सब जो है तुमको आधारभूत उद्योग कहे जाते हैं। और दूसरा प्रकार इसका क्या होता है? उपभोक्ता उद्योग। हाँ, उपभोक्ता का मतलब हो गया जिस फैक्ट्री का सामान डायरेक्ट बाजार में आता है और जिसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं, वैसा उद्योग उपभोक्ता उद्योग कहा जाएगा। जैसे कॉपी बनाना है ना, पेन बनाना। मैं आपके बता रहा हूँ, कोई कंपनी जो है पेन बनाती है, कोई कॉपी बनाती है, वो कॉपी डायरेक्ट बाजार में आता है, आप खरीदते हैं उसको, तो वैसा उद्योग उपभोक्ता उद्योग कहा जाएगा, है ना। एक और प्रकार क्या दिया है उद्योग का वर्गीकरण, देखिए। पूंजी के आधार पर। स्वामित्व के आधार। बहुत आसान है ये। नहीं नहीं, पूंजी के आधार पर दिया है। जिस उद्योग में कम पैसा लगता है उसको लघु उद्योग बोलते हैं, जिस उद्योग में ज्यादा पैसा लगता है उसको बृहत उद्योग बोलते हैं। तो यह हो गया तुमको पूंजी का आधार पर। ठीक है, इसमें विशेष बात नहीं था, पूंजी के आधार पर में कम पूंजी वाले उद्योग को मतलब लघु उद्योग बोल देंगे, अधिक पूंजी वाले उद्योग को बृहत उद्योग बोल सकते हैं। यही था पूंजी के आधार पर। 1 करोड़ से अधिक लगना चाहिए बृहत उद्योग में। अब आइए नेक्स्ट में। नेक्स्ट क्या है? स्वामित्व के आधार पर। हाँ, तो स्वामित्व के आधार पर जो है उद्योग, वो होते हैं 4 प्रकार के। पहला क्या दिया है? सार्वजनिक। ये ऐसे उद्योग हैं जो सरकार के अधीन होते हैं, जिसको सरकार ही चलाती है, सरकार ही जिसका मालिक होती है। ठीक है। सेकेंड देखिए, निजी। ये ऐसे उद्योग हैं जो कोई प्राइवेट व्यक्ति या प्राइवेट लोगों की संस्था द्वारा लगाया जाता है। ठीक है, इसमें बहुत सारा उद्योग का नाम दिया होगा, बजाज है ना, टिस्को। तो यह सब जो है तुम्हारा प्राइवेट सेक्टर का उद्योग है। और एक चौथा क्या है? तीसरा चौथा सर नहीं, संयुक्त। तीसरा संयुक्त उद्योग। इसमें सरकार और प्राइवेट दोनों मिल के लगाते हैं। ठीक है, कुछ हिस्सेदारी सरकार की होती है और कुछ निजी लोगों की या इंडिविजुअल्स की होती है। चौथा प्रकार बताइए। सहकारी उद्योग। हाँ, सहकारी उद्योग में लोगों की संस्थाएं जो हैं, लोग संस्था बना करके उद्योग लगाते हैं, गांव के ही लोग या स्थानीय लोग। जैसे किसान किसान लोग मिल करके गन्ना का फैक्ट्री चलाते हैं महाराष्ट्र में,
तो उसको सहकारी उद्योग कहा जाएगा। लोगों का संगठन, स्थानीय लोगों का संगठन जो कि उत्पादक भी होता है और वही यदि उद्योग भी चलाता है आपस में मिलके, तो उसको सहकारी उद्योग बोलते हैं। इसका उदाहरण तो महाराष्ट्र का चीनी उद्योग और गुजरात का डेयरी उद्योग, यह सब हो सकता है। ठीक है, आज के लिए देखो क्लास इतना ही रखेंगे। हाँ, एक बच गया था, कच्चे माल तैयार माल की मात्रा व भार के आधार पर। उसमें भी दो प्रकार है, भारी उद्योग जिसका रॉ मटेरियल भारी होगा, मुख्य रूप से तो रॉ मटेरियल का बात है, फिनिश गुड्स भी भारी होता है, और हल्का उद्योग जो हल्का फुल्का होता है। ठीक है ना, अधिक वजन सामान जिसमें प्रयुक्त नहीं होता है। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न है? सर रसायन रंजक मिल स्टोर क्या हुआ? हाँ, रसायन रंजक मिल स्टोर क्या हुआ? अच्छा, केमिकल उद्योग के बारे में बोल रहा है, रसायन रंजक उद्योग। मिल स्टोर। केमिक केमिकल से संबंधित है वो। रसायन रंजक का तो मतलब होता है कलरेंट, कलर मिलाने वाला चीज होता है वो, है ना। तो केमिकल से संबंधित उद्योग है। कहाँ पर दिया है ये बताओ? सर नेक्स्ट पेज 70 में। 70 में कहाँ पर है? सर फर्स्ट पैराग्राफ का लास्ट थर्ड लाइन। हम्म, सूती वस्त्र में दिया है क्या? यस सर। सूती वस्त्र में यहाँ पे इस उद्योग के कारण रसायन रंजक मिल स्टोर तथा पैकेजिंग और इंजीनियरिंग उद्योग की मांग बढ़ती है, फलस्वरूप इन उद्योगों का विकास होता है। हाँ, मिल गया मिल गया मिल गया। इस उद्योग के कारण रसायन रंजक मिल स्टोर तथा पैकेजिंग और इंजीनियरिंग उद्योग की मांग बढ़ती है। कहने का मतलब क्या हुआ कि ये सब सूती वस्त्र उद्योग को चाहिए, ये सामान केमिकल चाहिए। आपको पता है कपड़ा बनाने में केमिकल लगता है। रंजक मतलब डाई, कलर होता है ना, कलर, कपड़ों को रंग किया जाता है, तो उसके लिए वो सब केमिकल का ही बना हुआ रंग होता है, डाई होता है। तो उस उद्योग का भी डिमांड बढ़ जाता है। रसायन रंजक मिल स्टोर, मिल स्टोर का तो मतलब कोई फैक्ट्री है ना, मिल स्टोर लिखा है। और पैकेजिंग सामग्री मतलब पैकिंग का उद्योग। आपको पता है आजकल लोग रेडीमेड कपड़े खरीदते हैं या और भी कोई कपड़ा खरीदता है, तो कपड़ा तो पैक होके आता है ना। कोई थान बनता है उसका, तो उसके लिए कुछ तो पैकिंग चाहिए, उसके लिए साड़ी खरीदा तो पैकिंग रहेगा वो। तो कह रहा है क्या, पैकिंग का भी सामान का डिमांड बढ़ जाता है। इंजीनियरिंग उद्योग का मांग इसलिए बढ़ता है कि वो जो फैक्ट्री है, कपड़ा का फैक्ट्री, उसमें तो इंजीनियर लोग लगेंगे, उसका मिल नया से नया टेक्नोलॉजी यूज करना चाहता है, तो उसमें इंजीनियरिंग का भी कुछ मांग हो जाता है। और सर प्रक्रमण इकाई क्या होता है? प्रक्रमण मतलब प्रोसेस करना, किसी चीज को प्रोसेस करना। ठीक है, जैसे मान लीजिए संतरा है, ऑरेंज, उसी को कोई कहेगा कि हम ऑरेंज का जूस बनाएंगे, तो उसको प्रोसेस करेगा कुछ मशीन में, वही प्रक्रमण हो गया। और मेखला सर? मेखला इज ए चेन, इंग्लिश में उसको चेन बोलते हैं, CHAIN, चेन। एक दूसरे से लिंक होता है ना, उसको चेन बोलते हैं। और सर खोई? खोई तो गन्ना यूज करने के बाद जो बच जाता है उसको खोई बोलते हैं। चलिए ठीक है, क्लास आज